नमस्कार इंदौर। लिट चौक के इस अनूठे आयोजन में, जिसमें इंदौर की कला, संस्कृति, प्रेम, साहित्य के चिंतन मनन के साथ ऐसे कानून के गूढ़ प्रश्नों, विशेषकर पब्लिक प्रोसिक्यूटर के रूप में, सरकार के वकील के रूप में दोषियों को सजा दिलाने के काम में महारत हासिल ऐसे पब्लिक प्रोसिक्यूटर, स्पेशल प्रोसिक्यूटर उज्जवल निकम जी इंदौर में हैं। ये हम सब के लिए गौरव की बात है। मैं आप सब से आग्रह करता हूं कि एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। लगभग 628 लोगों को आजीवन कारावास, 32 लोगों को ऐसे आरोपी जिन्होंने सही में अपराध किया था उनको डेथ सेंटेंस और पीड़ितों को न्याय दिलाने का काम उज्जवल जी ने किया है। मैं प्रश्नोत्तरी में उनके अनुभव, उनके किए हुए काम को आपके साथ साझा करूंगा। उस बीच में अपने व्यक्तिगत विचार और कुछ 2-3 प्रश्न हम ऑडियंस से भी लेंगे। सर, आपका बहुत विस्तृत परिचय है, पूरा देश आपको जानता है। कसाब को फांसी के फंदे तक सबसे कम समय में पहुंचाने का काम आपने किया है। लेकिन मैं चूंकि सरकारी वकील हूं, मैं भी प्रोसिक्यूटर हूं और आप क्रॉस एग्जामिनेशन के हिंदुस्तान के सबसे बड़े एक्सपर्ट हैं और मुझे आपका यहां आज क्रॉस एग्जामिनेशन करना है, तो मैं कोशिश करूंगा कुछ कठिन सवाल आपसे करने के प्रयास करूं। मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि सीआरपीसी में स्पेशल प्रोसिक्यूटर या पब्लिक प्रोसिक्यूटर का प्रावधान होता है। ये हिंदुस्तान आपको इंडियन स्पेशल प्रोसिक्यूटर क्यों कहता है? भार्गव साहब, मैं इंदौर में तो पहली बार नहीं आया हूँ। मेरा ससुराल पहले धार में था। मेरी जो धर्मपत्नी है उनका जन्म इंदौर के पास का धार था। लेकिन आपने शायद देखा होगा, सुना होगा कि जब मैं हिंदी में बात करता हूँ, मुझे अच्छा लगता था कि मैं हिंदी अच्छी बोल लेता हूँ, लेकिन मेरे पत्नी का कहना ये था कि आप हिंदी का मर्डर करते हो। तो शायद मेरे से ऐसी कोई भी गलती हुई तो मुझे माफ़ कर देना। 7 साल पहले मैं यहाँ इंदौर में एक फंक्शन में आया था। दीपक अलायस टीनू जैन ने बुलाया था, पुलिस कर्मियों के सामने एक लेक्चर था। उस वक्त आपका जो सवाल है कि इंडियन पब्लिक प्रोसिक्यूटर क्यों कहा जाता है, क्योंकि ऐसा है कि मैं जितना अपने देश में फेमस हूँ, ऐसा मुझे लगता है, उतना पाकिस्तान में भी हूँ। और ये मैंने खुद महसूस किया है। कसाब को फांसी देने के बाद जब इस्लामाबाद में मैं और भारत सरकार का हमारा ऑफिशियल डेलीगेशन 4 लोगों का गया था, उस वक्त उनके आर्मी ऑफिशियल्स, होम मिनिस्ट्री के ऑफिशियल्स, उनसे हमारा जो एक बातचीत चली थी कि भाई आप जिन्होंने ये साजिश की थी उनके खिलाफ आप क्यों सख्त कार्रवाई नहीं करते। उन्होंने कई बहाने बताए, वो बहाने में बाद में बताऊंगा। लेकिन जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर हैं, इसे एक इम्पोर्टेंस देने की बात लोगों के जहन में, ये जब मैं टेलीविज़न पे, चैनल पे इंटरव्यू देता था, बाइट देता था, बड़े बड़े मामले जब महाराष्ट्र में, मुंबई में चलाता हूँ, तब ये फॉरेन के रिपोर्टर्स भी उस वक्त मौजूद थे और उन्होंने एक ये संज्ञा दे दी कि भाई ये इंडियन प्रोसिक्यूटर है। और मुझे भी अच्छा लगता है कि मैं भारतीय हूँ। भारतीय कहने में किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए। भार्गव साहब, आपको क्यों ऐसा बुरा लगा कि इंडियन पब्लिक प्रोसिक्यूटर क्यों कहते? भाई, जो जन्म से इंडिया का नागरिक हूँ तो मुझे बड़ा गर्व है और मैं गर्व से बात कहूँगा कि इंडियन पब्लिक प्रोसिक्यूटर हूँ। कोई एतराज आपको? सर, मेरे लिए तो बहुत खुशी और गर्व की बात है। हम लोग तो सब फॉलो करते हैं कि हम सब इंडियन पब्लिक प्रोसिक्यूटर बने। जी सर,
दूसरा प्रश्न ये है कि आपके पिताजी भी न्यायमूर्ति रहे, आप लेकिन सरकार की तरफ से ही क्यों मुकदमे लड़ रहे हैं? आपने जज बनने का क्यों नहीं सोचा, या एक्यूज की तरफ से मुकदमा लड़ने का क्यों नहीं सोचा? देखिए, मेरी वकील बनने की तो इच्छा बिल्कुल नहीं थी, क्योंकि उस हमारे ज़माने में लग्न के मार्केट में, मैरिज के मार्केट में वकीलों का दाम बहुत कम था, और इसलिए मैं वकील नहीं बनना चाहता था, सचमुच में बात कह रहा हूँ। और पिताजी की इच्छा थी कि वकील बनो, तो साइंस का विद्यार्थी मेडिकल का 2% के लिए हुक गया, और उसके बाद जब वकील बना तो LLB फर्स्ट क्लास हुआ था। उस वक्त गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र जो LLB फर्स्ट क्लास होते थे उनको डायरेक्ट मैजिस्ट्रेट एब्सॉर्ब करती थी, लेकिन पिताजी ने कहा कि सर्विस नहीं करना, तो सर्विस नहीं की। कोऑपरेटिव में प्रैक्टिस शुरू की। मुझे लग रहा था कि महाराष्ट्र में राजनीति नेताओं के पास पैसा बहुत रहता है, हर कोई स्टेट में, मध्य प्रदेश भी, उससे कोई अपवाद नहीं है, और उनकी अगर ज़्यादा कोऑपरेटिव मूवमेंट में इलेक्शन, पोस्टपोनमेंट इलेक्शन, स्टे ऑफ इलेक्शन, अगर वो पुढ़ारी विधायक जैसी बात होती है तो फी भी काफ़ी तगड़ी मिलती है, और इसलिए मैंने कोऑपरेटिव में प्रैक्टिस शुरू कर दी। पर भार्गव साहब, आपको पता है कि राजनीति नेता किस प्रकार के होशियार रहते हैं, और मुझे कोर्ट में जब मैं दलील देता था कोऑपरेटिव कोर्ट में, पहले 2-3 साल कोऑपरेटिव कोर्ट में प्रैक्टिस शुरू की, तो मुझे लगता था कि ये फैसला मेरे दलील से हो गई है, मेरे आर्गुमेंट से कहने के बाद जज ने मेरे पक्ष में फैसला दिया। ऐसा होता नहीं था। जो मेरे क्लाइंट्स थे, जो विधायक थे, उनकी वो चतुराई थी कि फैसला किस प्रकार मोड़ लेने का, और इसलिए मुझे लगा कि कोऑपरेटिव प्रैक्टिस में कुछ दम नहीं है। फैसला अपना हक में आना या न आना ये क्लाइंट की चतुराई पर रहता है, और इसलिए मैंने कोऑपरेटिव प्रैक्टिस छोड़ दी। आपको जो सवाल है कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर क्यों बने, जज क्यों नहीं बने, देखिए, मैंने ये भी देखा कि आज हमारा आम आदमी ये ऑर्गेनाइज क्रिमिनल से डरता है, और कानून का खौफ जिस प्रकार उसके मन में, गुनहगार के मन में नहीं पैदा हो सकता, और वो पैदा करना बहुत जरूरी है, ऐसा मैं समझता था। इसीलिए मैंने सोचा कि हमने पब्लिक प्रोसिक्यूटर बनना चाहिए, और उसी रास्ते से मैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर बना। कोई मैं गवर्नमेंट के सर्विस में नहीं हूँ, आई वर्क एज ए स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर, यानी जो भी सरकार को लगती है कि ये बड़ी इंपॉर्टेंट केस इनको देना चाहिए तो सरकार देती है। अगर पब्लिक की तरफ से डिमांड होती है तो पब्लिक सरकार के पास कहती है। कई पुलिस कर्मी जो बड़े ऑफिस है उनको लगता है किसी इनको दो, इनके होते थे। तो इसीलिए मैंने पब्लिक प्रोसिक्यूटर बनना चाहा, ताकि एक आम आदमी को एक विश्वास और कानून के प्रति श्रद्धा निर्माण हो। इसीलिए मैंने सोचा कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर। धन्यवाद सर। सर, ये तीसरा सवाल, घर का जो आपका मुकदमा होता है उसमें पब्लिक प्रोसिक्यूटर जीतता है या फैमिली प्रोसिक्यूटर जीतता है? कैमरा सामने है इसलिए मैं ज़रूर कहूँगा कि हमेशा कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है और ये कॉम्प्रोमाइज़ होना ही अच्छा रहता है। मेरे सामने कई नौजवान बैठे हैं जिनकी शादी अभी भी हो गई होगी। देखिए, लाइफ में तो ऐसा होता है, कई बार तुम्हें हाँ कहना पड़ता, कई बार ना कहना पड़ता है। मैंने एक हिंदी पिक्चर देखी थी, वो हीरो अभी भी मुझे याद है। वो काम के व्यस्त के कारण कुछ वक्त अपने पत्नी को नहीं दे पाता था। अगर उसकी पत्नी उसे तंग करती थी तो वो कहता था कि भाई मुझे ये बीमारी हो गई, ये दुख रहा है, वो दुख रहा है। कभी कभी वो हिंदी पिक्चर भी मैं मन में याद करता हूँ, और कभी कभी ऐसे बहाने तो नहीं करता हूँ तो याद करता हूँ, क्योंकि बहाने बोले तो कैमरा सामने, और उनके भी कई दोस्त यही मौजूद हो सकते हैं, तो इसलिए थोड़ा डर के मारे भी कह रहा हूँ। धन्यवाद सर। इंदौर के कई नौजवान वकील भी यहाँ उपस्थित हैं,
और एक मूल विषय की ओर चलते हुए कि कई दुर्दांत आरोपियों को आपने सज़ा दिलवाई, लेकिन एक मुकदमा मुझे याद आता है 1997 में इस हिंदुस्तान में अपनी कैसेट के माध्यम से, अपने भजनों के माध्यम से धर्म और संस्कृति को पुनर्स्थापित करने का काम गुलशन कुमार ने किया और अंधेरी में मंदिर के बाहर उनकी हत्या कर दी जाती है। कुल 19 लोगों को आरोपी बनाया जाता है और सज़ा केवल एक को होती है। वो एक केस और एक व्यक्ति को सज़ा क्यों हुई, ये मेरा प्रश्न है। अभी परसों ही बॉम्बे हाईकोर्ट का जजमेंट आया, दूसरे अपराधी को भी सजा हुई। उसमें जो 29 आरोपी थे, देखिए पुलिस जब चार्जशीट दर्ज करती है तब ये ज़रूरी नहीं रहता कि सिर्फ जिन्होंने हत्या की उनको ही आरोपी बनाया जाए। जो साजिश में है, जो पहले से रेकी कर रहे हैं, जिन्होंने कुछ सपोर्ट किया है, फाइनेंशियल सपोर्ट किया है, उनको भी पुलिस आरोपी करती है। तो जिन्होंने हत्या की थी उस वक्त उन दोनों अपराधियों को आजीवन कारावास की सजा हो गई है। एक की नहीं, एक को तो सेशन कोर्ट ने किया था, हमने अपील किया तो हाई कोर्ट ने अलाउ किया अपील, और दूसरों को भी सजा हुई। देखिए, गुलशन कुमार की हत्या के पीछे जो मारेकरी थे, जो गुनहगार थे, जिन्होंने हत्या की, जिन्होंने वेपन चलाया, उसको तो सजा हुई। लेकिन जिसके पीछे जो साजिश हुई थी, जो साजिश दुबई में हुई थी, और दुबई में बॉलीवुड के कुछ एक्टर्स एक म्यूजिक कंसर्ट में गए थे और वहाँ एक फेमस संगीतकार भी था, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता हूँ, आप समझ गए होंगे। और उसके खिलाफ बोस्ट्रीट मैजिस्ट्रेट में हमने एक्सट्रेडिशन के लिए, गुनहगार हस्तांतर के लिए भी कार्रवाई, कानूनी कार्रवाई शुरू की थी। मैंने कल ही एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में, कल ही ऑनलाइन एक बात कही थी। सब्जेक्ट ये था कि लॉ एंड पीस। तो मेरा कहना यह था कि लॉ के माध्यम के द्वारा हम पीस मेंटेन कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए दुनिया में एक वाक्यता चाहिए, यूनिफॉर्मिटी चाहिए, सॉलिडिटी चाहिए। अगर हमें वर्ल्ड में पीस लाना है तो पूरे ग्लोबल कंट्रीज ने एक मता दिखाना चाहिए। मैंने उदाहरण देते ये बात कही थी कि हम कहते हैं कि गुनहगार हस्तांतर की ट्रीटी हो गई है, एक्सट्रेडिशन ट्रीटी हो गई है, भारत में और इंग्लैंड में एक्सट्रेडिशन ट्रीटी है। लोगों को ऐसा लगता है कि दोनों देश में एक्सट्रेडिशन ट्रीटी हो गई, इसका मतलब यह है कि हमारा गुनहगार अगर उधर भी चला गया, चाहे वो विजय मल्ल्या हो, चाहे और दूसरों कई संगीन अपराधी हो, और चले गए तो जल्द में जल्द आ सकते हैं, ऐसा हमें लगता था। आम आदमी को आज भी ऐसा विश्वास है, लेकिन ऐसा होता है कि हकीकत में नहीं होता है। जो कानूनी कार्रवाई है वो इतनी लंबी और एक्सपेंसिव होती है, उसमें बहुत वक्त चला जाता है, पैसा खर्च होता है। मैं डायरेक्ट सब्जेक्ट पे आता हूं। जो गुलशन कुमार की हत्या में जो साजिश का जिस पर आरोप था, वो गुलशन कुमार की हत्या के पहले ही लंदन में चला गया था। हमने उसको एक्सट्रेडिशन के लिए कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी। रेड कॉर्नर नोटिस भी इंटरपोल से द्वारा किया, इशू की गई, और बोस्ट्रीट मैजिस्ट्रेट के सामने ये पहली कानूनी कार्रवाई चली गई। मैं भी खुद अटेंड कर रहा था। क्राउन प्रोसिक्यूशन सर्विस, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट की प्रोसिक्यूटिंग एजेंसी है, वो हमें इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही थी। आई वॉज असिस्टिंग टू क्राउन प्रोसिक्यूशन सर्विस। और ये बोस्ट्रीट मैजिस्ट्रेट ने फैसला दे दिया कि हां, देयर इज अ प्राइमा फेसी एविडेंस, इस गुनहगार के खिलाफ सकृत दर्शनी जो भी सबूत है उसके आधार पे भारत पे उसको भेजना चाहिए। ये इसका फैसला था बोस्ट्रीट मैजिस्ट्रेट। उस म्यूजिशियन ने लंदन हाई कोर्ट में अपील कर दी। अपील में उसने ग्राउंड लिया था, मुझे भारत में फैसला ढंग से नहीं मिलेगा, मैं विक्टिमाइज हो जाऊंगा। और विक्टिमाइज का कारण उसने ये बताया था कि जुडिशरी में जब इंडियन जुडिशरी का फैसला होगा
वो फैसला मेरे धर्म के कारण मुझे नहीं मिल सकता, ये मुझे आशंका है। हमारी जुडिशरी इंडिपेंडेंट है, ये एग्जामिन करने के लिए, ये कोर्ट के सामने लंदन हाई कोर्ट में पेश करने के लिए मैं यहां से, बंबई से, कर्नाटक हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस पेंडसे साहब को मैं लेके गया था। पेंडसे साहब की वहां गवाही हुई। पेंडसे साहब ने कहा कि इंडियन जुडिशरी ना कोई क्रिमिनल का रेस, रिलीजन, जात, धर्म पे कहीं फैसला नहीं देती है, जो सबूत आते हैं उसके आधार पर निर्णय दिया जाता है। आपको पता है कि भारत में 150 वर्ष राज करने वाले लोग डिवाइड एंड रूल किस प्रकार इस्तेमाल करते हैं। फैसला हमारे हक में नहीं आया, लंदन हाईकोर्ट ने कहा कि नहीं, इसको भेज नहीं सकते। तो वहां जो एक कानूनी मुद्दा जो आर्ग्यू हुआ था, हम कहते हैं कि इंडियन कानून के मुताबिक डाइंग डिक्लेरेशन, हमारा संस्कृति यह प्रमाण मानती है कि जो कोई व्यक्ति मरने के दार पे रहती है, ऑन द वर्ज ऑफ डाई, वो सच बोलती है। क्योंकि हम बिलीव करते हैं, हम भगवान को बिलीव करते हैं, अल्लाह को बिलीव करते हैं, और हमारा यह बिलीफ है कि जो आदमी ऊपर जा रहा है भी, वो जाते समय कभी झूठ नहीं बोलेगा। और इसलिए हमारा कानून सेक्शन 32 ऑफ द एविडेंस एक्ट कहता है कि ओरल एंड रिटन डाइंग डिक्लेरेशंस आर एडमिसिबल, और उसके मुताबिक ओरल डाइंग डिक्लेरेशन एडमिसिबल हमारे कानून में है। ब्रिटिश कानून में ओरल डाइंग डिक्लेरेशन एडमिसिबल नहीं है। बड़ी मजे की बात तो यह है कि जो एक्सट्रेडिशन ट्रीटी होने के बावजूद फॉरेन कोर्ट हमारा सबूत, हमारे इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ने जो सबूत इकट्ठा किए रहते, वो उनके कानून के आधार पर एडमिसिबल है कि नहीं ये डिसाइड करते। गुनाह भारत में हुआ है, हमारे कानून के मुताबिक ये सबूत गुनाह सबूत होता है, लेकिन फॉरेन कोर्ट यह देखती है कि उनके कानून के मुताबिक यह सबूत गुनाह के लिए सफिशिएंट है क्या नहीं। इसका परिणाम यह होता है कि उनके कानून के मुताबिक अगर गुनाह नहीं बनता है तो एक्स्ट्राडिट नहीं करते। तो यही मैंने सुझाव दिया था कल कॉन्फ्रेंस में कि एक्स्ट्रेडिशन ट्रीटी में और एक्स्ट्रेडिशन लॉ में सुधारना चाहिए, अमेंडमेंट चाहिए। और इसी प्रकार अगर ये प्रोसेस जो है लॉ की, ये हमेशा डिबेटेबल होना चाहिए। और इसीलिए जो गुलशन कुमार के मैटर में जो हमने देखा पाया, तो कई बार ऐसा होता है कि बड़े मुलजिम जो रहते हैं गुनाह के पहले भाग जाते, गुनाह करने के बाद भाग जाते। जैसे आपने देखा हुआ कि 12 मार्च 93 के बॉम्ब ब्लास्ट की केस मैंने चलाई। जिन्होंने ये साजिश की, टाइगर मेमन, याकूब मेमन, 12 मार्च के रात को, 11 मार्च के रात को ही वो भाग गए थे, दुबई में गए, दुबई से पाकिस्तान में चले गए। आज तक हम नहीं ला पाए। इसके कारण, इसकी जड़ यही है कि जब तक पूरे कंट्रीज एक यूनानिमिटी नहीं दिखाती है, जब तक यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल इसके बारे में इकट्ठा ओपिनियन नहीं करती है, तब तक ये ऐसे गुनाह होते हैं और उसके बारे में कानून के शिकंजे में उनको लाना बहुत तकलीफ होती है। बड़ी बात कही सर आपने। विजय माल्या हो, नीरव मोदी हो, या ऐसे तमाम आरोपी जो इस देश को छोड़ के अपराध की योजना और उसको करने के पहले भाग जाते हैं, उनको कैसे कोर्ट की सीढ़ियाँ और जेल की सलाखों के पीछे भेजा जाए। सर, अपराध और आतंकवाद के चेहरे, इन दोनों ही विषय पे, चाहे वो गैंगरेप का अपराधी हो, चाहे हत्या का अपराधी हो, या आतंकवाद का अपराधी हो, उन सबको उनकी सज़ा दिलाने का आपने काम किया। लेकिन एक मुकदमा आपने ऐसा लड़ा जिसमें भारतीय राजनीति की जो सबसे बड़ी पार्टी आज है, भारतीय जनता पार्टी, उसके चेहरे को बदलने वाले व्यक्ति थे श्री प्रमोद महाजन जी। उनकी
हत्या हो जाती है और आरोपी स्वयं उनके भाई होते हैं, उसमें भी सरकार के वकील के रूप में आपने प्रवीण महाजन जी को सज़ा दिलाने का काम किया। उसका अनुभव एक बार आप साझा करें तो। अनुभव बोले तो क्या साझा करूं, अंदर की बात बोलूं? अंदर की बात नहीं बोल सकता हूं, क्योंकि जो भी प्रवीण महाजन ने बात कही थी, जो कोर्ट को दरखास्त की थी, और कोर्ट ने उसे एश्योरेंस दिया था कि जो भी बात तुम कहोगे वो कॉन्फिडेंशियल रखी जाएगी, और वो कॉन्फिडेंशियल रखी गई। और एक कानून का विद्यार्थी होने के कारण ऐसे बड़े मामले एक ही नहीं तो अनेक जो चलाए, कई मामलों में सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, देश की सुरक्षिता, उस मामले की सुरक्षिता, और हमारा ये कल्चर कहता है किसी भी व्यक्ति के जाने के बाद उसके बारे में न कहा जा। आपका भार्गव साहब बहुत जनरल क्वेश्चन है कि कैसी चलाई। उस वक्त तो गोपीनाथ मुंडे जो हमारे होम मिनिस्टर थे उस वक्त महाराष्ट्र के, उनका मुझे फोन आया था कि उज्जवल जी, प्रमोद जी की हत्या हुई है, आप ये ट्रायल चलाइए। तो गोपीनाथ जी को हमने कहा था कि गोपीनाथ जी, मैं बाकी के मैटर्स में बहुत व्यस्त हूं, क्योंकि मैं सिर्फ बंबई में मैटर्स चला था ऐसा नहीं हूं, महाराष्ट्र में 26 जिले में करीबन मैं 20-21 जिले में ट्रायल चलाया, और इसी काम में व्यस्त होने के कारण मुझे नहीं लगता कि मैं उस मैटर को जस्टिस कर पाऊंगा। लेकिन गोपीनाथ जी एक बहुत अच्छे इंसान थे, उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, प्रमोद जी की हत्या ये देश के लिए बहुत है, आप चलाइए। बड़ा मामला ये था, मेरे जहन में भी एक सवाल ये था, प्रवीण महाजन ने इनकी क्यों हत्या की? क्या प्रवीण महाजन ने ऐसा विचार क्यों सोचा? जो अपना बड़ा भाई है, जिसने उसको पढ़ाया, प्रमोद जी ने ही उनको पढ़ाया था, प्रमोद महाजन ने ही उनको सर्विस में लगाया था, और जिसका हमने देखा उस वक्त, क्योंकि मैं हमेशा भार्गव साहब ये सोचता हूं, और ये हमेशा मेरे जहन में भी ये सब्जेक्ट रहता है कि कानून की सजा से गुनहगार को कोई फर्क नहीं गिरता है। आज तक मेरा ये तजुर्बा है, कई लोगों को, गुनहगार को आजीवन कारावास के भेजने के बाद भी, और कई ऐसे आज भी महाराष्ट्र में मैं संगीन मामले चला रहा हूं, मैं देखता हूं जो व्यक्ति गुनाह करके जेल जाता है, जेल के आता है कोर्ट में, तो हमेशा हंसमुख चेहरा रहता है, चेहरे में उस पर कोई मुझे नहीं दिखाई पड़ता कि भाई गुनाह का पाप उसे लग रहा है, पश्चाताप हो रहा है। कपड़े एकदम स्वच्छ करके पहन रहते हैं, और कई गुनहगार तो अपने कपड़े को इस्त्री करके भी आते हैं। तो मुझे लगता है कि जेल इनके लिए क्या स्वर्ग ये ऐसे ठहरते हैं कि क्यों ऐसा क्यों हो रहा है। तो जब तक मैं मानता हूं कि कानून की सजा से उसको फर्क नहीं गिरता है, लेकिन अगर उसको यह महसूस हो गया कि हमने जो काम किया, हमने जो गुनाह किया है, बड़ा पाप है, और ये एहसास दिलाना का काम मैं हमेशा हर ट्रायल में करता हूं। मुझे याद है कि प्रदीप जैन एक बंबई का बड़ा बिल्डर था, और दाऊद इब्राहिम का भाई अनीस इब्राहिम ने उसको खंडनी फिरौती के लिए फोन किया था। यह प्रदीप जैन ने उसे मार देने के इनकार कर दिया। पहले बोला मैं देता हूं, फिर थोड़ा बार्गेन होते चला, मारने की धमकी दी, फिर अबू सालेम को जिम्मा उसने सौंप दिया कि तू उसके पास से वसूली कर। अबू सालेम ने फोन करना शुरू कर दिया, और जैसे ही प्रदीप जैन ने, एक दफे रात को प्रदीप जैन, उसकी वाइफ, उसके बच्चे उसके घर में खाना खा रहे थे, अबू सालेम ने दुबई से फोन किया, खंडनी की मांग की, प्रदीप ने इंकार कर दिया। इंकार करते करते समय अबू सालेम उधर, उसे गुस्से में बोला कि मैं अगर नहीं दिया पैसा
खंडनी नहीं दी तो तुझे जान से मारेगा। प्रदीप ने गुस्से में आके उसको गालियां दी। अबू सालिम ने तुरंत ही अपने शूटर्स को ऑर्डर कर दी कि इसको मार डालो। तुरंत उसके शूटर्स, 3 शूटर्स उसके बंगले पे गए और प्रदीप जैन को उसी रात को मार डाला। अनीस इब्राहिम और अबू सालेम इसमें कुछ थोड़ा झगड़ा हो गया। अबू सालेम दुबई छोड़ के, पाकिस्तान छोड़ के वो पुर्तगाल में चला गया। पुर्तगाल में जाने के बाद हमारे सिक्योरिटी apparatus को पता चला कि वो पुर्तगाल में है। उसको वहां इंटरपोल के द्वारा उसको गिरफ्तार किया गया और उसको एक्सट्रेडिट करके भारत में, बंबई में लाया गया। जब तक वो बंबई में नहीं लाया था तब तक उसकी हमेशा एक तस्वीर जो अखबार में आती थी, जो मैंने भी देखी थी, सिर पे टोपी, बड़ी बड़ी दाढ़ी, इस प्रकार की उसकी तस्वीर आती थी। लेकिन जब बंबई में आया तब मैंने देखा तो एकदम चॉकलेट हीरो जैसा लगता था। स्मार्ट, कपड़े बिपड़े बहुत अच्छी तरह से परिधान किया था। मुझे बड़ी ताज्जुब हुआ। मेरी ये, भार्गव साहब, मेरी हमेशा ये कोशिश रहती है कि कोई भी गुनहगार हो, संगीन हो या ऑर्गेनाइज क्रिमिनल हो, टेररिस्ट हो, रेपिस्ट हो, डेकॉइट्स हो, मैं उनके पास जाके मैं हमेशा उनसे बातचीत करता है। मकसद यह रहता है, मैं जानने की कोशिश करता हूं। मेरा दावा यह है कि जिस व्यक्ति को मैं देखता हूं, जिस व्यक्ति से बातचीत करता हूं, जिस व्यक्ति की चाल देखता हूं, वो व्यक्ति किस प्रकार की है, किस प्रवृत्ति की है, इसका अंदाज मुझे आ जाता है। इसको रामदेव बाबा की योग विद्या नहीं लगती लेकिन एक आत्मविश्वास, ये बड़ी चीज रहती है। भार्गव साहब, आप डरिए मत, आपके सीधे सवाल आप मुझे पूछते, मुझे पता है। लेकिन मैं मानता हूं कि छाता कभी बारिश नहीं रोक सकता है, लेकिन बारिश में खड़ा रहने का अवश्य साहस देता है। उसी प्रकार आत्मविश्वास कोई जीवनता की सफलता नहीं है, लेकिन यह आत्मविश्वास जीवन में संघर्ष करने की हमेशा हमें प्रेरणा देता है। और यही आत्मविश्वास के बलबूते पर मैं कोई बड़ा डॉन नहीं हूं जब गुनहगार से बातचीत करता हूं, लेकिन जो मेरा कॉन्फिडेंस जो मैं रिपोस्ट करता हूं, गुनहगार को ऐसा लगता है, उसके जहन में यह बात जरूर जाती है कि अपने ये बाप से भी बाप है और ये जानना, उसको महसूस कर देना, ये बड़ी बात रहती है। इसे एक्टर की भी जरूरत नहीं है, लेकिन जो ऑनेस्ट सी बात करता है, ऑनेस्टली बात कर सकता है, वो बिल्कुल उस प्रकार की संवेदना प्रकट होती है। तो इस प्रकार आप कुछ सवाल कर रहे हैं? नहीं, आप कंप्लीट कर लीजिए। तो जब गुलशन कुमार की, सॉरी, प्रमोद महाजन जी की ये हत्या के समय जब प्रमोद महाजन को देखा, प्रमोद महाजन से मैंने बात की। अरे प्रमोद जी, आप तो रिलायंस में सर्विस में थे, आप प्रमोद जी के वजह से रिलायंस में लगे हुए, फिर भी आपने प्रमोद जी की हत्या क्यों? कोशिश मेरी ये थी कि मैं जानना चाहता था कि इसके मन में क्या चल रहा है। देखिए, कानूनी तौर पर सबूत रहना एक बात तलब है, लेकिन एक पर्सनल सेटिस्फैक्शन फॉर मार्शलिंग द एविडेंस अगेंस्ट द क्रिमिनल, यह बात बहुत जरूर रहता है। प्रमोद जी ने क्या बताया, क्या नहीं बताया, मैं समझता कोई ये रिलेवेंट नहीं रहेगा यहां जी। लेकिन उस मैटर में हमने देश का एक अच्छा नेता खो गए। उस वक्त प्रमोद जी महाजन ये ऐसी व्यक्ति थी कि जो हर प्रकार का फील्ड संभाल लेते थे। उस प्रकार राजनीति में बोलने में चतुर थे। वहां उनका बीड डिस्ट्रिक्ट में ही थे उनके, और उनका कहना, उनका बोलना एक उनकी देनगी थी। लेकिन चलता है कि ऐसी कुछ बात हुई है
राज की बात कुछ मैं राजी रखना चाहता हूं। सर मैं इसीलिए ये प्रश्न कर रहा था कि चाल चेहरा चरित्र समझ के, मुकदमे की गंभीरता को समझ के, उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी को अपने साथ रख के और सही आरोपी को सज़ा मिले, इसके लिए उसका रेलेवेंस समझ के मुकदमे लड़ने वाले एकमात्र देश के पब्लिक प्रोसिक्यूटर हैं जिसको भारत सरकार ने 2016 में पद्मश्री से सम्मानित किया है। ये विषय मैंने पहले इसीलिए नहीं बताया कि मेरे क्रॉस एग्जामिनेशन में जब ये जवाब आएगा तो मैं उस पद्मश्री के महत्व के साथ ये बात आप लोगों तक रखूँगा। सर लेकिन 2008 में इस देश ने जो देखा कि देश की आर्थिक राजधानी में समुद्र के रास्ते लोग घुसते हैं, 160 लोगों को मार देते हैं, 300 से ज़्यादा लोग घायल हो 166 और एक आदमी पकड़ा जाता है जिसको कुछ लोग मासूम भी कहते हैं कि ये मासूम नौजवान बालक है और जिसने अपनी मासूमियत का ये परिचय दिया था कि उसने कोर्ट में कहा कि मैं माइनर हूँ, जुवेनाइल हूँ, और कोर्ट इसके विपरीत बात मानने को तैयार थी कि आप जुवेनाइल नहीं हैं, लेकिन उसको अपनी बात कहने का अवसर मिले, अपना पक्ष रखने का अवसर मिले, ये भी आपने दिलवाया। और किसी आरोपी के बारे में इस देश में कभी सुना नहीं गया कि उसकी इच्छा मृत्यु के पहले ही उससे पूछा जाता है कि भाई आपकी कोई अंतिम इच्छा हो तो बताइए, लेकिन उसके पहले भी उसने बिरयानी खा ली। तो एक आरोपी के अधिकार पे जो आपकी वकालत है, बिरयानी नहीं खाई उसने। नहीं, ये तो हम आपसे सुनना चाहेंगे। मेरा क्रॉस एग्जामिनेशन का प्रश्न है कि बिना पब्लिक प्रोसिक्यूटर के अनुमति के तो वो बिरयानी खा नहीं सकता, लेकिन देश में ये मैसेज है कि कसाब को भी इस देश में बिरयानी खिलाई जाती है। तो एक तो उसके अधिकारों की भी आपने चिंता की, जो एक सही पब्लिक प्रोसिक्यूटर की सबसे बड़ी निशानी है। भारत फेयर ट्रायल के लिए जाना जाता है। तो एक वो जब उसने कहा कि मैं जुवेनाइल हूँ, और दूसरा बिरयानी वाला जो संस्मरण इस देश में है, उस पे आपका पक्ष क्या है? 26/11 को जो बंबई में हमला हुआ था, वो सिर्फ हमारे देश के लिए नहीं तो पूरी दुनिया देख रही थी कि भारत में एक फॉरेन लाइव टेररिस्ट के खिलाफ किस प्रकार मामला चलाया जाता था। जिसी वक्त सरकार ने ये मुझे कहा कि ये 26/11 का आतंकी हमला आपने चलाना है, मैंने तुरंत हाँ कर दी। और सवाल ये था, सरकार का कहना था उस वक्त कि ये पूरी ट्रायल इन कैमरा में चलाई जाए सिक्योरिटी के कारण। कसाब को, अजमल अमीर कसाब को ऑर्थोड रोड में जेल में रखा था, और सुरक्षिता के कारण जो इंटेलिजेंस था कि कसाब को मारने की भी कोशिश की जा सकती है, क्योंकि अगर कसाब को खत्म कर दिया, पहले पाकिस्तान की तरफ से डिनायल आया था कि कसाब हमारा नागरिक नहीं है, यह भारत का झूठ प्रचार है, क्योंकि उसके पास इंडियन आइडेंटिटी कार्ड मिला था। उसी आधार पर पाकिस्तान ने कहा था यह हमारा नागरिक नहीं। लेकिन पाकिस्तान के डॉन जो न्यूज़पेपर है और जो उनका डॉन चैनल का रिपोर्टर है, उन्होंने पाकिस्तान की पोल खोल दी। उसने दिखा दिया कि ये फरीदाकोट पाकिस्तान का पंजाब प्रोविंस का है, और उसका घरदार दिखाया दिया, उसके माता पिता का दिखा दिए थे। इसलिए पाकिस्तान को मानना पड़ेगा, हाँ हमारे तरफ से कहीं हमारा ही नागरिक है। और उस वक्त सरकार को मुझे कहना था, सरकार ने मुझे कहा था कि भाई ये तुम इन कैमरा का अर्जी दे दो कोर्ट में। मैंने सरकार को कहा कि नहीं, ये हम ओपन ट्रायल चलाएंगे। सरकार का कहना था क्यों ओपन ट्रायल चलाना चाहते हो? मतलब ओपन इसी वक्त चलाना चाहते हैं कि ना सिर्फ हमारा देश लेकिन पूरा दुनिया देखना चाहती है कि इंडिया में पाकिस्तान के नागरिक के खिलाफ किस प्रकार तुम ट्रायल चलाते हो। हमारे देश के बड़े बड़े वकील साहब चैनल पे जो इंटरव्यू दे रहे थे, ये फजूल का खर्च है,
कसाब की सुरक्षिता क्यों रखी गई है, उसको तुरंत आर्मी कोर्ट में उसकी ट्रायल चला दिए, एक नया कानून एनेक्ट किया जाए। बड़े बड़े सुप्रीम कोर्ट में जो वकालत करते थे उनका ये स्टेटमेंट था। और मीडिया के रिपोर्टर मुझे पूछते थे कि आपकी इस पर राय क्या है। मतलब बिल्कुल गलत है। हमारा जो संविधान है, हमारा संविधान के मुताबिक हमें कोई भी मुलजिम हो उसके खिलाफ ट्रायल चलानी होगी। हमारा संविधान ये नहीं कहता कि किसी को लटका दो और फांसी पे चढ़ा दो। रूल अकॉर्डिंग टू लॉ, और रूल के मुताबिक हम केस चलाएंगे। तो पहला फैसला मैंने इस ट्रायल में लिया, इन कैमरा नहीं चलाएंगे, ओपन कोर्ट में ट्रायल चलाएंगे, लेकिन एंट्री हम रेगुलेट करेंगे। क्योंकि ऑर्थर रोड को इंडो टिबेटियन पुलिस फोर्स की ये सिक्योरिटी थी पहले, सेंट्रल गवर्नमेंट की, उसके बाद स्टेट रिजर्व पुलिस, फिर बंबई की लोकल पुलिस, ऐसा 3 लेयर उनका गार्ड। जब उनके सब आतंकवादियों को, जब मुझे अपने इंटेलिजेंस एजेंसी ने जब मुझे बताया था कि इन आतंकवादियों को पूरी तरह से ट्रेनिंग दिया गया, हमारे इंटेलिजेंस एजेंसी ने यह भी जानकारी हासिल की थी ये कहां से आए हैं, इन्होंने आइडेंटिटी कार्ड कहां से बनाए, इनको जो हाथ में उनके रेड थ्रेड्स थे, लाल धागे जो रहते हैं मंदिर के पास से, जैसे उज्जैन में अपने को धागा मिलता है रेड थ्रेड, वो उन्होंने कहां से लाए थे, किसने लाए थे। बाद में पता चला कि वो डेविड हेडली ने, जो बंबई का सिद्धि विनायक का मंदिर है, वहां से लेते। तो ये जानकारी रख के इनको पूरी तरह से भारत का कानून क्या कहता है, पुलिस को मिसलीड किस तरह से करना चाहिए, कोर्ट में किस प्रकार डिफेंस लेना चाहिए, इस प्रकार का बाकायदा उन्हें ट्रेनिंग दिया गया था। और जैसे ही ये चार्जशीट पुलिस ने दर्ज किया, उसके बाद कानून के मुताबिक पब्लिक प्रोसिक्यूटर हैज टू ओपन द केस। सेक्शन 226 सीआरपीसी के मुताबिक, 223 के मुताबिक पब्लिक प्रोसिक्यूटर को यह कहना पड़ता कोर्ट में कि भाई सरकार का इस आरोपी के खिलाफ क्या आरोप है, क्या सबूत है। और कोर्ट ने मुझे ओपन कोर्ट में कहा, और उस ऑर्थर रोड जेल में करीबन 100-150 प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के रिपोर्टर्स, हमारे देश के रिपोर्टर्स, हर कोई स्टेट के, बंगाल के बंगाली रिपोर्टर्स, कानड़ी रिपोर्टर, तेलंगाना, सभी स्टेट के रिपोर्टर्स थे, चैनल वाले थे, और फॉरेन के कुछ मीडिया करस्पॉन्डेंट थे। ये पूरे कोर्ट में 100-150 मीडिया के पर्सन्स, 20-25 लोग, ओनली लिमिटेड काउंसल्स, एडवोकेट्स, कसाब के लिए 2 वकील थे और मैं अकेला सरकारी वकील था। जैसे कोर्ट ने मुझे कहा कि आप शुरू कीजिए, आपकी केस क्या हमें बताओ। जैसे मैं खड़ा हो गया, तभी अजमल कसाब खड़ा होकर उसने कहा कि साहब, मैं नाबालिग हूं और आप इंडियन कानून के मुताबिक मेरे खिलाफ ट्रायल नहीं चला सकते हैं। जब कोर्ट को मैंने ही पहले ही बता दिया था कि इनको सब अलकायदा का मैन्युअल पढ़ाया गया है, मेरे पास अलकायदा का मैन्युअल भी था। अलकायदा का मैन्युअल में पूरी तरह से डिटेल जानकारी दी गई थी कि अगर पुलिस ने पकड़ने के बाद उनको किस प्रकार मिसलीड करना है, कोर्ट में क्या बचाव लेना है, इस प्रकार के पूरे टिप्स उसमें थे। कोर्ट ने उसे कहा और कहा कि मुझे नहीं लगता है कि तुम नाबालिग हो, क्योंकि उसकी हाइट में तो कम था, लेकिन उसका बोलने का तरीका, उसकी चालन देखते कोर्ट ने कहा नहीं। लेकिन हमारे जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, जो कानून के जानकार उनसे पता है कि अगर कोई भी मुलजिम यह कहता है कि मैं नाबालिग हूं, तो कोर्ट को उसको इंक्वायरी करनी पड़ती है और एज डिटरमाइन करना पड़ता। जैसे उसने कहा मैं नाबालिग हूं, तो मैंने कोर्ट को अर्जी दी कि भाई इसकी इंक्वायरी की जाए, इसकी एज क्या है ये डिटरमाइन किया जाए।
तो कोर्ट ने कहा तुम्हारे पास क्या सबूत है कि वो मेजर है क्या माइनर है? हमने कहा हमारे पास तो हमारे पास तो सबूत नहीं है, लेकिन हम दावे से कह सकते हैं कि वो मेजर है, क्योंकि जब उसको पकड़ा गया तब उसने पकड़ते समय उसकी एज 21 साल की लिखी थी, जेल रजिस्टर में उसकी नोंद है। फिर भी हम इसको डॉक्टर के पैनल के पास भेजना चाहते हैं, क्योंकि मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस के आधार में एक्सरे के बेसिस पर कोई भी व्यक्ति की उम्र क्या है, क्योंकि हर व्यक्ति की उम्र, वो बोन्स जब यूनाइट होते हैं, फॉर्मेशन ऑफ बोन्स, वो एक्सरे के आधार पर डॉक्टर उसका फैसला कर सकते हैं। हमने कसाब को मेडिकल बोर्ड के पास भेजा, उसके एक्सरे निकाले गए और एक्सरे के आधार पर उसकी उम्र 21 से 22 तक आ गई थी। कोर्ट ने हमने आधार की और उसके खिलाफ ये ट्रायल शुरू कर दी। कसाब के अपॉइंटमेंट के लिए हमने 2 बंबई के बड़े सीनियर वकील्स की अपॉइंटमेंट कर दी सरकार के खर्चे पर। आपको पता है भार्गव साहब कि लीगल एड में बहुत सीनियर वकील नहीं रहते हैं, फिर भी कोर्ट में हमने दरखास्त की और हमने कोर्ट को यह एश्योरेंस दिया कि हम इसके बचाव के लिए सरकार उसका खर्चा उठाएगी, 2 बड़े वकील दिए जाए। कोर्ट ने ऑर्डर करने के बाद मैंने गवर्नमेंट को कन्विंस किया कि वी हैव टू एंगेज 2 सीनियर लॉयर्स। देखिए भार्गव साहब, ये बड़े मामले में प्रॉब्लम ये आता है कि पब्लिक का एक्सपेक्टेशन एक रहता है। पब्लिक चाहती है कि भाई ये सरकारी वकील ऐसा क्यों कदम उठा रहे। सोशल मीडिया पे जिसको समझता भी नहीं, जिसको अक्ल भी नहीं है, वो भी तुम पे क्रिटिसिज्म करने लगता है। सोशल मीडिया इतना ये वायलेंट हो गया है, इसलिए मैं सोशल मीडिया पे कमी नहीं रहता हूं कि सोशल मीडिया पे तुम अच्छा कदम उठाया, अच्छा कदम बोले तो भी तुम पे क्रिटिसिज्म हो सकती है। भार्गव साहब, आप बच के रहना, आप है सोशल मीडिया पे। लेकिन अगर पब्लिक को जो खुश लगे, जो अच्छा लगे, अगर ऐसा बोले तो आपकी वाह वाह होती है। लेकिन आई एम वेरी ब्लंट एंड आउटस्पोकन, स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो ये मेरे फैसले पर भी पब्लिक उस वक्त नाराज थी कि भाई ये ट्रायल क्यों चला है। दूसरा एक किस्सा बताता आपको। फिर कोर्ट ने होल्ड कर दिया कि वो मेजर है, ट्रायल उसके खिलाफ शुरू हो गई। जैसे मैंने 166 विटनेस एग्जामिन किए, उसके बाद अचानक कसाब खड़ा हो गया वापस कोर्ट में। कसाब मुझे हमेशा बादशाह कहता था, क्योंकि वो देखता था कि मेरे कोर्ट में आने के बाद पुलिसकर्मी मुझे सैल्यूट करते हैं, बड़े बड़े पुलिस ऑफिसर मुझे बात करते हैं कोर्ट हॉल में, जज आने के पहले डिस्कस करते हैं, कोर्ट पूछते। उसको बहुत होशियार लड़का था ये कसाब। उसका जब हमने प्रोफाइल पढ़ा, जो हमारा कॉन्फिडेंशियल उससे प्रोफाइल ऑब्टेन किया था, कि ये फायरिंग में बहुत माहिर था। जब ये 10 लश्कर तोयबा जहां इनका ट्रेनिंग कैंप चलता था, 25 लोग का ट्रेनिंग कैंप चल रहा था, उसमें से ये 10 लोग चुने गए थे और 10 लोगों की एक दफे फायरिंग प्रैक्टिस ली गई। और उस फायरिंग प्रैक्टिस में हाफिज सईद खुद मौजूद था। ये अजमल कसाब ने जुडिशियल कन्फेशन में भी साहब बात कबूल की थी। और उस फायरिंग कैंप में प्रैक्टिस में 10 लोगों की प्रैक्टिस में एक बड़ा आर्मी ऑफिसर आया था, जिसका नाम कसाब को मालूम नहीं था। कसाब ने कहा मुझे उसका पता नहीं, लेकिन बाकी के सब लोग लश्कर तोयबा के लोग उसको सैल्यूट करते थे और सर सर उसको पुकारते थे। जब वो सीनियर आर्मी ऑफिसर ने, ये पाकिस्तान में फायरिंग प्रैक्टिस हुई थी, जब सीनियर ऑफिसर ने फायरिंग प्रैक्टिस से 10 आरोपी की ली, 10 आतंकवादियों की ली, तब एक व्यक्ति का शॉट बराबर 10 बार लगा था। और आर्मी ऑफिसर ने, उसकी रैंक उसको पता नहीं था, वो आर्मी ऑफिसर कौन था
पुलिस लोगों ने उसकी खोजबीन की, नहीं मिला हमें पता। तो उस जिस व्यक्ति का बराबर फायरिंग शॉट लगा उसको उसने खड़ा किया था, और वो था अजमल अमीर कसाब, फायरिंग में 1 नंबर था। उसको रिवॉर्ड दिया उस वक्त। ये बात उसने अपने जुडिशियल कन्फ्यूजन में बाकायदा मैजिस्ट्रेट के सामने कही थी, जिसका हमके कंफर्मेशन हमारे इंटेलिजेंस एजेंसी ने बाद में किया था। तो ये 166 विटनेस कहने के बाद कसाब कोर्ट में वापस खड़ा हो गया और उसने कहा कि साहब, मुझे पूरी तरह से सब गुनाह कबूल है। मुझे बहुत आश्चर्यचकित हूं कि 2 महीने के बाद, इतने विटनेस एग्जामिन करने के बाद, अगर कसाब कहता है कि मुझे गुनाह कबूल है, तो जहन में यह सवाल आ गया, ऐसा क्यों कह रहा है। कोर्ट ने मेरे पास देखा कि तुम्हें क्या कहना है। मैंने सोचा कि मुझे आधा घंटा वक्त दीजिए। I was just thinking why he said that I would like to accept my crime, I would like to confess the crime. लेकिन वो प्ली गिल्टी करना चाहता था। कानून के भाषा में उसे प्लीड गिल्टी कहते हैं। और प्लीड गिल्टी जब कहता था तो मेरा ऑब्जेक्शन का कोई सवाल ही नहीं था। तो कोर्ट के सामने उसने गुनाह कबूल करा। 2 दिन कोर्ट उसका रिकॉर्ड करती रही, क्या बता रहा है वो। उसने कहा कि हाँ, मैं पाकिस्तान से आया, हाँ मैं ट्रेनिंग लिया, हाँ मैंने इधर गया उधर गया, इधर बंबई में आए हम 26/11 की रात को। हम जल्दी आना चाहते थे, हम 6 साढ़े 6 बजे आना बंबई में पहुंचना चाहते थे, लेकिन हमें लेट हो गया 9 बजे, इसलिए हमें दुख हो गया, क्योंकि 6 बजे अगर हम जल्दी आते थे तो बंबई में CST रेलवे स्टेशन पे हम अधिक लोगों को मार सकते थे। लेकिन जो भी बंबई में फायरिंग किया, और मेरे साथ में जो अबू इस्माइल था उसने फायरिंग की, मैं तो सिर्फ राइफल लेके ही खड़ा था, मैंने किसी पर गोली नहीं चलाई। जो पुलिस ऑफिसर जीप में मारे गए, जो करकरे कामटे साजिश करते, वो अबू इस्माइल के गोली से मारे गए। ऐसा पूरा उसने बताया। इन शॉर्ट ही कन्फेस द होल थिंग्स। कोर्ट ने मुझे कहा कि निगम साहब, अगर ये आपको मंजूर है, ये पूरा कन्फेशन इसका, तो आप बोलो, ताकि मैं बाकी का सेंटेंस का काम अनाउंस करूंगा, अगर देना है तो मुझे तुरंत। ऐसे कोई फैसले रहते हैं, ऐसे कोई क्षण रहते हैं जिस क्षण को पब्लिक प्रोसिक्यूटर हैज टू टेक डिसीजन इमीडिएटली विदाउट वेटिंग एनीथिंग। मैं ऐसा नहीं कह सकता साहब मैं पुलिस कमिश्नर को पूछता हूं, साहब मैं गवर्नमेंट को पूछता हूं। नो, क्योंकि मैं मानता हूं कि मैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर एज इंडिपेंडेंट है, कानून का अधिकारी के होने के बावजूद भी सरकार उसका क्लाइंट है। तो मैंने कोर्ट में कहा कि नहीं, मुझे मंजूर नहीं है, तुरंत कह दिया। कोर्ट ने रिकॉर्ड कर लिया कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर सेड दैट ही विल नॉट एक्सेप्ट दिस कन्फेशन एंड देयरफॉर आई एम प्रोसीडिंग विद द ट्रायल। कोर्ट ने कहा दूसरे दिन तुम्हारे गवाहदार को लाओ। अभी देखो, बाहर आते समय क्या हुआ। बाहर आते समय ये चैनल वाले चिल्ला के कर रहे थे, आज कसाब ने गुनाह मंजूर करने के बाद में भी सरकारी वकील ने कहा हमें मंजूर नहीं है। पैनलिस्ट क्या कहने लगे भार्गव साहब कि देखो सरकार का फजूल खर्च चला रहे, निगम अपनी हाउस पूरी कर रहा है, खटला क्यों चला रहा है, वो तो गुनाह कबूल कर रहा है। लेकिन किसी को यह पता नहीं था कसाब क्या कबूल कर रहा था। वो मिनिमम रोल ले रहा था। वो ये नहीं कह रहा था कि मैंने मारे हैं, ताकि हमारा बैलिस्टिक एक्सपर्ट ये कहता है कि इसके गोली से करकरे मरे, कामटे मरे, इसने चलाए हैं, इसने बॉम्ब रखे, कामा हाउस में ये गया था, ये कामा हॉस्पिटल में ये गया था, ये कबूल नहीं कर रहा। अगर ये मैं एक्सेप्ट कर लेता था तो शायद हमारा कानून कसाब को फांसी नहीं चढ़ाता था, क्योंकि फांसी है कोई मुलजिम को मिलती है जिसका बड़ा मैक्सिमम रोल रहता है। और ये सोशल मीडिया वाले क्या कह रहे थे, तो आप बच के रहना भाई साहब। तो कहने की बात है भार्गव साहब, मजा में कह रहा हूं। तो कभी कभी हमें इसकी कोई परवाह नहीं करनी पड़ती है। और उस वक्त कसाब को तो हमने ट्रायल चलाई, फिर बाकी का मत तो मालूम है। आपका जो लास्ट सवाल था कि बिरयानी का,
देखिए, शिवाजी महाराज का जन्म महाराष्ट्र में हुआ था। आपको थोड़ा इतिहास के बारे में हम बता दे सकते हैं कि जब औरंगजेब का मामा या भांजा शाहिस्ते खान जब पूना में आया था, शाहिस्ते खान के पास बड़ी मुगल फौज थी, लाल महल में ठहरा था। शिवाजी महाराज ने देखा कि इतनी अगर बड़ी मुगल फौज अगर रायगढ़ को भी आ गई तो शायद हमें बचना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उसके पास फौज बहुत बड़ी थी। 6-6 महीना वो डेरा लगा सकता था, घेरा कर सकता था। तो शिवाजी महाराज ने क्या किया, सबको आपको पता है इतिहास में, सिर्फ मैं याद दिला रहा था। शिवाजी महाराज ने यह किया, लाल महल पे पूना में वो जहां शाहिस्ते खान ठहरा था वहां छापा मारा। शाहिस्ते खान की 4 बोटे उंगली तो टूट गई। शिवाजी महाराज भाग निकले, छोटे एकदम गनीमी कावा से मारा था, सबको जानकारी इसके बारे में। जब पूरी मुगल सेना को पता चला कि मरगट्ठे आके गए थे, तो पूरी मुगल सेना बाहर निकली और देखा उन्होंने कातरज घाट पे रात के समय में, रात को ही शिवाजी महाराज ने छापा मारा था, तो रात के समय में वहां उनको लाइट दिखा, टॉर्च लाइट, और उन्होंने देखा तो मुगल फौज वहां कातरज घाट के पास दौड़ते चली गई। और वहां देखा उन्होंने, वहां बैलों के जाते समय उनको पता चला कि बैले के सींगों पर और जलते टॉर्च लाइट लगाए थे, पलीते बोलते हैं इसको, और फंस गए वो। इसका मतलब शिवाजी महाराज ने जरा मिस डायरेक्शन दी। सिमिलर थिंग हैज हैपेंड इन कसब मैटर। मैं जलगांव का निवासी हूं, 93 से पहली बार बंबई में गया था, और 2008-10 तक मैं हमेशा सैटरडे संडे जलगांव में जाता था। मैं जब मंडे को मुंबई में आया था सोमवार के दिन जलगांव से, तो मेरे हाथ में राखी बांधी हुई थी। तो 10:30 बजे मैं कोर्ट में चला गया था, ऑर्थोड रोड जेल में। पहले वो ऑर्थोड रोड जेल में 12 साल बॉम्ब ब्लास्ट की केस चलाई 93 की, संजय दत्त में, जिसमें आरोपी था, और इसके बाद 1-1.5 साल ये केस चलाई, यानी 13-14 साल मैं भी वैसे जेल में था। और जब मैं 10:30 बजे पहुंच गया ऑर्थोड रोड जेल में, तब कसाब ने मुझे पूछा कि बादशाह ये आपके हाथ में क्या बांधा हुआ है लाल? तो मैंने कहा कि कसाब, जब तुझे पकड़ा था तब तेरे हाथ पे भी ये रेड थ्रेड थे? तो बोले ओ साहब, लखवी साहब ने बांधे हुए थे। लखवी साहब ने, जकीउर रहमान लखवी, ऑपरेशनल कमांडर। तो उस वक्त मैंने उसको बताया, कसाब को मैं बता रहा था कोर्ट में, क्योंकि वहां उसका डॉग पीछे नहीं था आरोपी का, सुरक्षा के कारण ये जज साहब का डायस और यही उसका डॉग था, और मेरा यहां चेयर था, और उसके वकील की यहां चेयर थी, नजदीक ही था। तो मैंने उसको बताया कि रक्षाबंधन क्या होता है, बहन क्यों भाई को रक्षा बनती है, उसका महत्व क्या होता है। मैं उसे ये हिस्ट्री क्यों बता रहा था कि शायद उसको उसकी बहन की याद आ जाए, शायद उसको महसूस हो कि यह क्या चल रहा है। और उतने ही जज साहब आ गए डायस पे। जज साहब ने देखा कि मैं कसाब से कुछ बातचीत कर रहा हूं। जज साहब ने मुझे पूछा क्या बातचीत चल रही है आपकी? तो मैंने जज साहब को बताया। मैंने कुछ मराठी में बताया, कुछ हिंदी में बताया, कुछ इंग्लिश में बताया। और जब जज को बता रहा था तब कसाब ने उसकी आंखें उनकी नीचे कर दी और आंखों के सामने अपनी उंगली ऐसा ऐसा करके ऐसा करने लगा। एक बहुत ड्रामेटिक पर्सन था कसाब। और देखिए, ये केस में मैं मीडिया को दोष नहीं देता, लेकिन मीडिया हमेशा कसाब के चेहरे पे निगाह रखती थी। कसाब की मूवमेंट्स क्या है, कसाब क्या हलचल करता है, कसाब जामबई दे रहा है क्या, कसाब क्या कर रहा है, इस पे ज्यादा उनका ध्यान था। जैसे कसाब ने अपनी मुंह की नीचे कर दी, आंखों के सामने ये
आंख के सामने उंगली फिराना लगाया, तब तुरंत हिंदी और इलेक्ट्रॉनिक चैनल के मीडिया के लड़कियां बाहर चले गई, कोर्ट के बाहर, ऑर्थोडॉक्स के। हमारा एक कानून हमने ऐसा बनाया था कि जो कानून के कोर्ट के टाइम के बीच में ही जाएगा उसको वापस एंट्री कोर्ट में नहीं है, सिक्योरिटी के कारण। गए हो गए वापस। और 4-5 लड़कियां गए, उनके 2-2, 3-3 करस्पॉन्डेंट हाजिर थे, तो एक गया, 2 गया, ऐसे वो चले गए। ऑर्थोडॉक्स के सामने उस जमाने में ओबी वैंस का जमाना था। ऑर्थोडॉक्स के सामने 14 से 15 ओबी वैंस डेली 1 साल खड़ी थी। वो कर्नाटक की थी, पंजाब में थी, तेलुगु थी, सब स्टेट की एक ओबी वैन, वो उनके रीजनल लैंग्वेज में वो डेली प्रोसीडिंग्स ब्रीफ करते थे। और एक वैसा पोडियम बनाया गया था जहां शाम को आके मैं आपको दर्शन देता था, कोर्ट की प्रोसीडिंग क्या हुई क्या नहीं। तो बाहर जो इलेक्ट्रॉनिक चैनल वाले गए, उन्होंने एक ब्रेकिंग न्यूज दी थी, कसाब के आंखों में पानी। ये ब्रेकिंग न्यूज ऐसे ही चली, तुरंत तो चैनल पैनल बैठ गया और पैनलिस्ट अपने तारे तोड़ने लगे कि देखो आज कसाब को बहन की याद आ गई, इसका मतलब है कि कसाब असली गुनहगार नहीं है, क्योंकि आतंकवादी, आप तालियां बजा रहे भाई साहब, वो तो गुनहगार था। लेकिन ये कह रहे थे पैनलिस्ट, जिस शख्स को रिपेंटेंस होता है, इसका मतलब है, इसका मराठी में कहते हैं बोलोविता धनी, कहने वाला कोई धनी, और दूसरा है ये तो सिर्फ बकरे है, स्केपगोट्स है। ये पैनलिस्ट की विचारधारणा थी। ये ऐसा पैनल चलने के बाद 5, सवा 5 बजे हमारा कोर्ट का प्रोसीडिंग काम खत्म हो गया। भार्गव साहब, अभी मैं मटन बिरयानी पे आ रहा हूं। ये स्टोरी को आपको बैकग्राउंड बताया, इसलिए बताया कि वो बहुत जरूरी था बताना। और 5, सवा 5 बजे आने के बाद मीडिया के 20-25 करस्पॉन्डेंट, प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक सभी खड़े थे। उन्होंने सवाल पूछना मुझे शुरू कर दिया। उज्जवल जी, आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है आज कसाब के आंखों में पानी आना, क्या आप क्या कहना चाहते? दूसरे ने मुझे कहा कि मिस्टर निकम, डोंट यू थिंक दैट दिस इज द डिफीट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बिकॉज यू आर नॉट इन पोजीशन टू अरेस्ट द रियल ऑफेंडर्स हु आर स्टिल हाइडिंग इन द पाकिस्तान। तीसरे ने बोला ये पुलिस की नाकामी पे आपको क्या कहना है कि असली गुनहगार आज भी नहीं लाए आप। चौथे ने मुझे पूछा कि सचमुच कसाब गुनहगार है। देखिए क्या तरह के सवाल मुझे पूछे गए थे। मैंने देखा और कोई सवाल नहीं, बोले इतने ही सवाल है। मतलब आज कसाब ने मटन बिरयानी की मांग की। क्या कसाब ने मटन बिरयानी की मांग की? दूसरी ब्रेकिंग न्यूज, कसाब ने मटन बिरयानी। तीसरा पैनल डिस्कशन चलने लगा कि देखो कितना खुकार आतंकवादी है, रात को इतना लोगों की जान लेके भी मटन बिरयानी की मांग कर रहा है, इसको कोई पश्चाताप नहीं। मैंने सिर्फ कहा मटन बिरयानी की मांग की है, राजनीति लोगों ने चलाया कि कसाब को सरकार मटन बिरयानी दे रही। मैंने नहीं कहा मटन बिरयानी दे रही। देखिए कोई मेरे कहने का कोई किसी पॉलिटिकल गेन करता हो तो मुझे कोई फर्क नहीं करता, लेकिन सचमुच सवाल यह है क्या कसाब ने सचमुच मटन बिरयानी की मांग की थी? ये की थी क्या नहीं की थी ये कसाब को मालूम है और मुझे मालूम है। कसाब नहीं है, हमारा कल्चर यह कहता है कि जाने के बाद किसके बारे में नहीं कह जा। कसाब की तो आपने ट्रायल चलाई, वो ट्रायल खत्म हो गई, उसको सजा भी हो गई, लेकिन उस पूरे मामले से आप आज तक मीडिया की ट्रायल जरूर चला रहे हो। सर हमारे पास समय थोड़ा कम है, आपको भी तुरंत निकलना है। कुछ प्रश्न 2-3 हम ऑडियंस से भी लेंगे। आप साथियों से मेरा आग्रह है कि वो माइक वहाँ ले जाके दे दें तुरंत। उसके पहले मैं यस नो में 2-3 क्रॉस एग्जामिनेशन कर लेता हूँ। एक डेविड कॉलमन हेनली का आपने ऑनलाइन क्रॉस एग्जामिनेशन कराया, वो बहुत लंबा विषय है, लेकिन उसको आप कहीं अपने इस जवाब में ज़रूर लीजिए।
लेकिन मेरा एक यस नो में ये प्रश्न है, क्या निर्भया केस के बाद, भारत का आपराधिक कानून बदलने के बाद इस देश में अपराध और उसकी ट्रायल या विक्टिम के राइट्स को लेके कोई परिवर्तन आया? देखिए, ये कहना बहुत मुश्किल है कि कानून का खौफ गुनहगार के मन में सचमुच पैदा होता है कि नहीं, इसलिए बहुत डिबेट हो सकता है। लेकिन एक बात ज़रूर ये कहूँगा कि निर्भया के केस में कानून में जो बदलाव लाए गए बहुत स्वागतार्ह हैं और आई वेलकम। लेकिन हमारी कानूनी प्रोसेस में और कुछ अमेंडमेंट की ज़रूरत है, लेकिन ये बहुत बड़ा लंबा सब्जेक्ट हो जाएगा, कई बात नेक्स्ट टाइम कई चर्चा करेंगे। सर, संजय दत्त के बारे में कोई याददाश्त? नेता असो की अभिनेता असो, मराठी में कहूँगा, नेता असतो की अभिनेता असो, न्याय देवता पाहत नाही, खोटे गांधीगिरी करून केलेलं पाप धुतलं जात नाही। हे उत्तर आहे। भाई जिसके पास माइक हो वो पहले पूछ लो। गुड इवनिंग सर। सर, जैसा कि हम सुनते हैं और जानते हैं कि इंडिया में प्रोसीजर इज़ द रियल पनिशमेंट, तो सर यू बोथ बीइंग अ पब्लिक प्रोसिक्यूटर, आप कैसे इस प्रोसेस को ईज़ कर सकते हैं, या जिससे इनोसेंट बच जाए और जो अक्यूज्ड है और जो ओरिजिनल क्रिमिनल है उसे फास्ट सज़ा मिल सके? खुदा की मोहब्बत को फना कौन करेगा? खुदा की मोहब्बत को फना कौन करेगा? सभी बंदे नेक हो तो गुनाह कौन करेगा? है उसका जवाब। हाँ पूछिए ना। नमस्कार, नमस्कार मैं महावीर जैन एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। जी। न मैं राजनीति से जुड़ा हूँ, न धर्म से जुड़ा हुआ प्रश्न है, सामान्य प्रश्न है। बाबरी मस्जिद गिराई गई, उस पे वर्षों केस चला, जितने आरोपी माने जाते थे उन सबको बरी किया गया। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, बाबरी मस्जिद खुद ब खुद गिरी या किसी ने उसे वाकई में गिराई? मैं उस वक्त मौजूद नहीं था, इसलिए चश्मदीद गवाह नहीं हूँ, नहीं। कोई जानकारी नहीं। और जो सुनी सुनी बातें में मैं विश्वास नहीं रखता। अंतिम दो प्रश्न। Hello sir. यस सर। Sir, my name is Aviral Jain and I am final year student of Government New Law College. Sir, मेरा क्वेश्चन ऑल्दो टेररिज्म से रिलेटेड ही है एक। सर, हर साल एक फैटफ की लिस्ट निकलती है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की, और उसमें हर साल पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखते हैं वो। मतलब वो कहना चाहते हैं कि इनके पास फंडिंग्स नहीं आएंगी यूएन की तरफ से, बट सर उससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है उनको। तो फिर ऐसे जो लिस्ट निकलती है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की, उससे इंडिया को क्यों इतना फ़र्क पड़ता है और दूसरे जो टेररिज्म फैलाने वाली कंट्रीज हैं उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता? देखिए, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स इन्होंने अभी भी पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखा है, और ये हमारी कोशिश जारी है कि उसको रेड लिस्ट में डाला जाए, क्योंकि आज भी हमारे पास ऐसे सबूत है, कानून के संगीत सबूत जो पाकिस्तान के पास भेजे गए, जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के पास भेजे गए, जिसके आधार पर हम ये दावे से कह सकते हैं कि आज भी पाकिस्तान आतंकवादियों गिरोह को, देखिए वहाँ डेमोक्रेसी आज भी नहीं चल रही है, उसकी वजह अलग है। आम पाकिस्तान की आदमी को, पाकिस्तान की जनता को मैं दोष नहीं दूंगा, लेकिन पाकिस्तान की आर्मी जिस प्रकार काम करती है, जिस प्रकार सरकार नहीं चलाने देती है, उस प्रकार वहाँ आज भी आतंकवादियों को बढ़ावा मिलता है, और वो ये चाहते हैं कि भारत के खिलाफ, हिंदुस्तान के खिलाफ हमेशा उगला रहते हैं, उसका वही एक कैपिटल है। Namaste, I am Arundhati Singh Chandel, and my question is, terrorism is changing its face with modernization, and biological and cyber terrorism is going to play a major role in future. So how our society should be prepared for it, and what is your opinion on that? Unfortunately, there is no internationally agreed definition of terrorism, and therefore some countries are indulging in the proxy war. And therefore, if we had to control this proxy war, there should be unanimity in forming how to tackle this problem. This is a world spread problem. We are not the only sufferer. The other countries are also sufferer from this problem. But let us see how the scenario will take change.
सर नमस्कार, माझं नाव मीना भावे. जैसा कि आपने कहा कि मीडिया वालों को कुछ अक्कल नहीं हो, किसी के ऊपर भी कुछ नहीं comment नहीं नहीं, करते हैं. मैंने ये ऐसा नहीं सही- कहा. मैडम जी आप गलत समझ रही है. अक्ल नहीं, मतलब जिस मामले आप में देखिए, उनको पता जब नहीं है. मैडम जी मैं आपका चेहरा देख रहा था जब मैं सोशल मीडिया पे क्रिटिसिज्म कर रहा था, आपको बहुत रुचि लगी रही थी. यू वेर एग्रीइंग, यू वेर जस्ट नोडिंग योर हेड आल्सो. दैट वाज माय कीन ऑब्जर्वेशन अबाउट यू. बट मैं इसका मतलब ये नहीं है कि मैं मीडिया के बारे में सर कुछ ऐसा कह नहीं, रहा था. मैं मीडिया से कनेक्टेड नहीं हूँ. मेरा एक ये पता है, प्रश्न इसलिए था- तो सोशल मीडिया पे मेरा आप ये प्रश्न था कि जैसे पता नहीं हो और उनके मामले में भी वो लोग कुछ भी कमेंट्स करते हैं, लेकिन मेरा इस प्रश्न से कोई संबंध नहीं. मेरा प्रश्न ये है कि जैसा आपने शुरुआत में कहा कि मैं कोऑपरेटिव जी, कोर्ट में काम करता था, जी. तो अभी जब आप उस स्थिति से निकलकर सरकारी वकील वकालत बने करता हूं. हैं जी, तो उसमें आपको कई बार ऐसे प्रेशर आते हैं क्या कि जिसमें आपको अपना निर्णय, अपनी दलीलें सही होने के बावजूद भी उस कल्प्रिट को बचाकर बाहर ले जाना पड़ता है? क्या आपके साथ ऐसे कोई अनुभव अभी भी आते हैं क्या कि आपको कई तरह से प्रेशर आते हैं कि ये आदमी बचना चाहिए जबकि वो गलत है? बचना चाहिए कि बचना नहीं चाहिए? नहीं, मतलब बचना नहीं चाहिए, उसको सजा मिलनी चाहिए. हाँ. लेकिन आपको ऐसा कहीं देखिए, कोई भी प्रेशर करेगा आदमी को तो बचने के लिए प्रेशर कर सकता है. बचना नहीं चाहिए इसके लिए कोई प्रेशर नहीं करेगा. पहली बात तो ये है. अच्छा, दूसरी, कोई प्रेशर करता है क्या किसी को बचाने के लिए मेरे पर? अगर ये आपका सवाल होगा तो अगर आपने मेरा चेहरा देखा होगा, आपने मेरी बोली वाणी सुनी होगी, आपको ऐसा लगता है कि मैं किसी से प्रेशर से डरने वाला हूं? नहीं. संजय दत्त के टाइम में दोनों सरकार, देखिए मैं हर सरकार में चलता हूं. देखिए हर सरकार का चलने वाला मैं आदमी. मेरी कॉइन नाना ऐसा है कि कोई भी किसी का भी सरकार आओ मुझे कोई फर्क नहीं गिरता है. तो मैं जब संजय दत्त को सजा हुई तब तो ऊपर वाली एक पक्ष की सरकार थी, महाराष्ट्र में एक पक्ष की फिर भी संजय दत्त को सजा हुई ना. मैं उसके खिलाफ दलील तो पेश करता था. अच्छा, सीक्रेट नहीं, कॉन्फिडेंशियल नहीं, दलील पेश करता, ओपनली चंगे की डोंट में करता था. मैं आप सबसे भार्गव साहब आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद. आपने मुझे कोई ऐसे सवाल नहीं पूछे कि जिसके सर मैं एक पूछना चाहता था. जी, जी, रहने दीजिए अभी, next time. वही मैं कह रहा हूँ कि आज न्यायमूर्ति की दृष्टि में, न्यायमूर्ति के रूप में ये हमारे श्रोता यहाँ हैं. मैं आपसे एक एडजमेंट की एप्लीकेशन लगा रहा हूँ कि आप निकम साहब को कोई अगली तारीख दे दें, तो उस दिन हम बाकी के प्रश्न पूछ लेंगे. मैं पूरे इंदौर के सभी श्रोताओं की ओर से, आयोजकों की ओर से आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने हमारे कठिन क्रॉस एग्जामिनेशन को सफलतापूर्वक क्रॉस कर लिया. धन्यवाद.